नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का @योर स्टडी क्लासेस बाई लुकमान सर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए भारतीय भूगोल यानी संपूर्ण भूगोल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, निचोड़ चाहते हैं, तो आप कंप्लीट निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। यदि आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये बात आप तय कर लीजिएगा कि आपको यह वीडियो कितना देखना है, कंसंट्रेशन रहेगा। एग्ज़ाम के लिए जो है दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक आपका नोट्स और दूसरा आपका स्टडी में कंसंट्रेशन, ठीक है, वो बनाए रखना है। जो भी पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँगा वो आप अच्छे से लिखते जाइए, समझते जाइए, पढ़ते जाइए। और अगर आप साइलेंट वातावरण में बैठे हैं और अगर एयरफोन है उसका यूज़ करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रश्न जो बनेंगे भारतीय भूगोल को लेकर। तो यहाँ पे भारत का भूगोल जो है हमारा 4 से 5 पॉइंट के स्टार्टिंग जो होते हैं वो स्थिति बताते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ट्रेंड करते हैं वो भारत की स्थिति यानी जिस देश में हम रहते हैं, आप रहते हैं, उस देश की स्थिति ग्लोब पर कैसी है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोब की जब हम बात करते हैं, जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, ये गोल है, ठीक है। मान लेता हूँ ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी। हमें क्या है याद रखना है, भारत कहाँ पे, नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है, नॉर्थ में है। याद रखना है कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ में। और उत्तरी में जो है पूर्वी में है या पश्चिमी में, तो ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, क्लियर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये क्लियर रखना है एग्ज़ाम के लिए। यह एक पॉइंट है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति मैं मैप से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है तो कैसे है, चतुष्कोण का मतलब क्या होता है, चतुष्कोण का मतलब होता है 4 कोण जिसमें हों, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक ये कोण हो गया, एक ये हो गया, एक ये, ठीक है। तो ये कितने कोण हैं, 4 कोण हैं, तो कैसी हो गई, चतुष्कोणीय है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। जो है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो भारत कितना जो है कोने वाला है, 4 कोणों वाला, ठीक है, 4 कोण है, तो इसलिए इसे चतुष्कोणीय कहा जाता है, किसे, भारत को। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ये भी प्रश्न काफ़ी पूछ लिया जाता है। देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, लेकिन ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, जो है दूसरा स्थान है, ठीक है, जब क्षेत्रफल की बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल अगर बात करें दृष्टि से तो 7वां है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। पॉपुलेशन में 2 नंबर पे और एरिया वाइज में 7 नंबर पे आता है भारत, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो हम अच्छे से समझ लें। अच्छे से हम यहाँ पे सभी फैक्ट आपको क्लियर करवाएंगे, स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं विश्व में स्थान, ठीक है। विश्व में स्थान एक तरफ है क्षेत्रफल के अनुसार, एक तरफ है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। अगर देखा जाए कि प्रथम जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो रूस है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रूस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये है जो है चीन। पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा है चीन, ठीक है। और 2 नंबर पे कौन आता है, भारत, ठीक है। 2 नंबर पे आता है भारत, लेकिन यही भारत 2030 तक जो है चीन को पछाड़ कर 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत, अर्जेंटीना है, इन सब का आपको स्थान याद रखना है। भारत क्षेत्रफल में देख लीजिए आप कितने में है, 7 नंबर पे, और पॉपुलेशन में 2 नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताना है, बस आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। याद रखिएगा, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये याद रखना है। चतुष्कोणीय है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, पॉपुलेशन में 2 नंबर पे है, और एरिया में 7 नंबर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर याद रखना है भारत की जनसंख्या कितनी है, इस समय 136 करोड़ के भी ऊपर है। ठीक है, यही 2021 के हिसाब कितनी थी, वो इससे कहीं कम थी। ठीक है, तो 2021 में जो जनगणना हुई तो अगली जनगणना कब होगी, 2031 में होगी, 10 साल बाद होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये फैक्ट है कि जनगणना हमेशा 10 सालों के बाद होती है। अगर 2021 में हुई थी तो अब 2031 में होगी। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भारत मैप के अनुसार क्षेत्रफल हम बता रहे हैं आपको। भारत में ये बहुत ज़्यादा जो है क्षेत्रफल जो है इसका पूछा जाता है। ये फैक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है। ठीक है, अगर ये भारत है, मान लीजिए विश्व का कितना भाग कवर करता है, यानी ग्लोब में 100% ग्लोब में कितना भाग भारत है, ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इंडिया है, भारत है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है, तो इसका जो है क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। कोई लाख हज़ार लगाने का जो है कोई वो नहीं है, सीधे आप याद करिए 3287,263 या 3.8 इतना भी आ सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्या है, भारत है। यानी ग्लोब में अगर 100% ग्लोब है तो उसमें हिस्सा भारत का कितना है, 2.42%। ठीक है, लेकिन इसको आंसर में वहाँ ऑप्शन में मिलेगा आपको 2.4। ठीक है, 2.4 ही मिलेगा, तो वहाँ परेशान मत होना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी रहती है, एरिया अगर कवर करेगा 2.4, तो फिर यहाँ पॉपुलेशन कवर करता है 17.5%। एरिया में 7वें नंबर पे और पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे। पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उसमें अकेले भारत में 17.5% लोग रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी 100 में 17 लोग भारत के हैं। ठीक है, ग्लोब पर, दुनिया पर हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुल मिलाकर ये कह रहा है कि ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है, ये दक्षिण है और ये ऊपर उत्तर है। तो यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में कितना है, 2933 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक तरफ गुजरात है तो और दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, और इसकी कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। सारे फैक्ट मैप के साथ कवर करेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। क्लास चलती ही रहेगी। आज की क्लास तकरीबन 2 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, अंतिम तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, जिससे कि आप आसानी से बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, सिर्फ डेमो नहीं दिया जाएगा आज की क्लास में, अच्छे से अच्छे क्लास अटेंड की जाएगी आज की। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो अरुणाचल है। मैप में देखेंगे ये रहा। ठीक है, अरुणाचल की राजधानी क्या है, ईटानगर। ठीक है, और इसी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रवेश करती है, ये भी याद रखना है। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है, मतलब पूछा जाता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पॉइंट क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वलांगू यानी किबिथु नाम से। ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा है इंदिरा पॉइंट, साउथ का पार्ट है, और नॉर्थ में इंदिरा कॉल है। ठीक है, ऐसे पूर्वी बिंदु जब पूछा जाता है तो क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है, जिसका नाम है किबिथु, लेकिन इसको वलांगू के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बना, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो उत्तर क्या होगा, वलांगू या किबिथु। किस राज्य में है, तो राज्य इसका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु तो ये पूर्व में था, तो पश्चिम कहाँ होगा, गुजरात में होगा। तो गुजरात में है, क्लियर हो गया। लेकिन गुजरात में कहाँ है ये क्लियर करना है। तो गुजरात में सक्रिय कच्छ ज़िले में है। कौन से ज़िले में, कच्छ ज़िले में है। ठीक है, जी हाँ, नाम है इसका गौरव मोटा। ठीक है, गौरव मोता नाम है इसका। ठीक है,
ऐसे ही बात करते हैं, ऊपर मैंने दिखाया था IC लिखा था और नीचे क्या लिखा था IP। अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो IC यानी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेह में, ये ध्यान रखना है, जिसको कहते हैं इंदिरा कॉल यानी IC, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो वो है IP अर्थात इंदिरा पॉइंट, IP, ठीक है, IP, जिसको आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोलते रहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे पिग्मेलियन या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बिंदु आपको याद रखना है, ये बिंदु बिल्कुल भी, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है। यदि आप ये पॉइंट भूलते हैं तो यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ इंदिरा पॉइंट को पहले याद रखना है, इसका नाम पिग्मेलियन भी है और पार्सन्स भी है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ये रहा हमारा निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह आप देख रहे हैं, और ये रहा अरब सागर का लक्षद्वीप, ये क्लियर है। फिर ये याद रखना है, भारत की स्थिति की अगर बात की जाएगी तो भारत में यहाँ पर आप देख रहे हैं बंगाल है और यहाँ पे अरब सागर है, अर्थात बंगाल की खाड़ी और जो है अरब, बंगाल की खाड़ी के साथ आप देखेंगे अंडमान निकोबार भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। इसकी भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। किसकी, जो है इसकी पिग्मेलियन की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट, लेकिन इसकी भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो कितनी है, 876 किलोमीटर। यानी यहाँ से हम चलते हैं तो ऊपर 876 किलोमीटर पे हमारा भारत पड़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्या होता है, प्रायद्वीपीय देखिए समझ लीजिए, ये होता है जब हम बात करते हैं तीनों तरफ की, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, तो ये क्या है, तीन तरफ से खंड जो जल से घिरा होता है वो प्रायद्वीपीय कहलाता है, ठीक है। जैसे एक तरफ ज़मीन होगी बाकी तीन तरफ पानी होगा तो प्रायद्वीपीय कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इधर, देखिए इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो ये क्या है, ऊपर क्या है, ज़मीन है, भूमि है, तो ये प्रायद्वीपीय कहलाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग में दक्षिणतम पॉइंट जो है क्या होगा, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन दक्षिणी भाग पूछा जा रहा है यहाँ, तो दक्षिणी भाग क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में स्थित है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। फिर उसके बाद में बात करेंगे, पूछा जाए केप कोमोरियन है कहाँ, तो क्या याद रखेंगे, कन्याकुमारी में। कहाँ है, कन्याकुमारी में, ठीक है। भारत की स्थल लंबाई का मतलब होता है जो भूमि दूसरे देशों के साथ लगी होती है वो स्थल कहलाती है, ठीक है। तटीय भूमि जो होती है जो पानी से लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे भारत की स्थल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और तटीय भाग की लंबाई कितनी है, द्वीपों को मिलाकर 7516 किलोमीटर है। लेकिन द्वीप को छोड़ दिया जाए तो कितनी बचेगी, 6100 किलोमीटर बचेगी, क्लियर है। आगे हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा यानी भारत का मानक कितने देशांतर पर है, तो भारत का मानक 82.5, ऐसे भी लिखा जा सकता है 82.5, परेशान ना होना, 82.5 देशांतर पर है। क्या है, भारत मानक समय रेखा GMT, और GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जो टाइम जोन ये होता है ये हमेशा लेटीट्यूड पे ना चलकर बल्कि लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर यानी खड़ी रेखाएं, ठीक है। ग्लोब पर जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं, आपने ग्लोब देखा होगा, वो अक्षांश होती हैं, और जितनी पड़ी होती हैं वो भी अक्षांश कहलाती हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत मुश्किल से किताबों में भी प्रश्न मिलता है। किताबों में केवल इतना मिलेगा 82.5 डिग्री, लेकिन किताबों में ये नहीं मिलेगा कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन मानक समय तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर से, ठीक है। मिर्ज़ापुर से होते हुए एक जो है मतलब मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, यहाँ पे याद रखना, ये देखिए एक लाइन मैंने खींची, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होते हुए मानक समय के रेखा के अंतर्गत जो है गुजरती है। अगर कर्क रेखा पूछा जाता है तो कर्क रेखा पर भी हम अभी बात करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ ये याद रखना है, ठीक है। और पूछा जाता है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के यानी कि GMT के बीच कितना अंतर होता है। भारतीय मानक और GMT के बीच समय का कितना अंतर होता है, तो कितना है, 5.30 यानी 5.5 घंटे का अंतर। लेकिन याद रखना है 5.5 घंटे भारत का समय आगे है या पीछे, तो यहाँ पे याद रखना है भारत का जो समय है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे क्या है, आगे है, ठीक है।
फिर उसके बाद में बात करते हैं, अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं, हमने यही पूछा आपसे, भारत का जो मानक 82.5 डिग्री से जो गुजरता है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आपने बताया 5, समझ में आ गया था 5 राज्य कौन कौन थे, ये भी मैंने बताया। लेकिन अब देखेंगे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा में आपको ये ध्यान रखना है कि कर्क रेखा और मानक रेखा, मानक समय रेखा, वो अलग अलग है। ये है आपकी देखो कर्क रेखा और एक है मानक रेखा। ठीक है, ये मानक है, ठीक है, और ये कर्क है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये कर्क रेखा है और ये मानक रेखा है। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है और मानक कितनी जो है 5 राज्यों से। ठीक है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर हो गए। यहाँ पे याद रखेंगे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप देख रहे हैं ये जो मैप पे एक रेखा खींची गई है, ये सेम ऐसे ही कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन आपको जब यही नहीं पता होगा कौन कौन से देश राज्य से होकर गुजरती है, तो अगर प्रश्न में पूछ लिया गया कि इनमें से किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको जब पता ही नहीं होगा तब भी नहीं आप करेक्ट ऑप्शन पकड़ पाएंगे। या पूछा गया किस राज्य से गुजरती है, तब भी नहीं। आगे हम बात करेंगे जो है भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य। नगरीय का मतलब है जो सबसे ज़्यादा नगर के विकास की तरफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीय राज्य कौन है? अपना गोवा है। भारत का सबसे नगरीय राज्य है गोवा। मैप में अगर देखा जाएगा गोवा कहाँ पे है, तो गोवा ये रहा, आप मैप पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ गोवा क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा कैसा इलाका है? तटीय इलाका है। कैसा? तटीय इलाका है। ठीक है, लेकिन नगरीय प्रणाली यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नगरीय प्रणाली बहुत ज़्यादा। ठीक, भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य का है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश देख लीजिए मैप पे, ये है। ठीक है, फिर उसके बाद में भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे अधिक राज्य मतलब जो है वो वन वाला है, तो कौन सा है राज्य? मध्य प्रदेश है। लेकिन पूछा जाए भारत का सबसे कम वाला वन, ठीक है, कम वन वाला राज्य कौन सा है, तो आपका वो पहुँचेगा, क्या पहुँचेगा? अच्छे से याद रखना है, जो है सबसे ज़्यादा वाला आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसी के साथ जब बाद में जो है पूछा जाएगा सबसे कम कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। यानी कि वन सबसे कम कहाँ है भारत के, किस राज्य में? हरियाणा में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में इसी के पास पूछा जाएगा भारत का जो है मौसनी राम क्षेत्र है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, बारिश कहाँ होती है, तो आप क्या लिखेंगे? मेघालय। ठीक है, मेघालय, ये ध्यान रखना है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगर पूछा जाए भारत में किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे कम वर्षा वाला केंद्र शासित प्रदेश लेह है। ठीक है, लेह, उत्तर क्या होगा? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कितनी होती है? 15 से तकरीबन मान के चलिए 15 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन जबकि मेघालय की तरफ कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर होती है। तो बहुत कम है यहाँ पे, एक तरफ 200, एक तरफ 15 से 40। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली से राजस्थान तक फैली हुई ये श्रृंखला है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उत्तर क्या है? जो है अरावली। ठीक है, हिमालय पर्वत क्या है? सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला। ये दोनों याद रखना है, यानी एक सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और एक सबसे नई। लेकिन ये जो है 2-3 पॉइंट ऐसे हैं बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। ठीक है, एक ये ऊपर का बहुत ज़्यादा याद रखना है, ये सब याद रखने अच्छे से। फिर उसके बाद में देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट जो होगा, यहाँ पे याद रखना है अरावली और हिमालय। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं
भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश यानी इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं। अगर प्रश्न में क्वेश्चंस में आता है इंडिया बिटवीन पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया बिटवीन चाइना, तो ये युद्ध सारे हमसे छिड़े ही रहते हैं हर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या है ये जानना हम सबको ज़रूरी हो जाता है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं और भारत के कितने राज्य किन किन दूसरे देशों से टच होते हैं, ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। भारत की कुल लंबाई कितनी है हमने जो है वर्ग किलोमीटर में अभी बताई थी, लेकिन भारत की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने ज़िलों से? जो है 92 ज़िलों से और 17 राज्यों से। भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7516 यानी 7,516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा कितनी है? 6100 है, यानी कि द्वीप छोड़ दिया जाए तो कितनी बचेगी? 6100 किलोमीटर है, ये द्वीप को छोड़कर प्रायद्वीपीय रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी सीमाएं हमको अच्छे से समझेंगे, मैप के साथ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर इसके अलावा हम बात करते हैं मैप में। अगर हम देखेंगे भारतीय राज्यों में जब देखेंगे तो गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर प्रश्न आता है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है तो आप क्या लिखेंगे? गुजरात, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो है राज्य गुजरात है, ये याद रखेंगे, ठीक है, अच्छे से। फिर उसके बाद में जो है इसका ध्यान रखेंगे, गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात में क्या है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, जिसको हम कपासी मिट्टी या ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यहीं पाई जाती है। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं लौटकर कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। लेकिन इसके बाद जो है हम बात करते हैं, देखिए त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? 3 तरफ जो है मतलब जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये रहा त्रिपुरा। यहाँ पे देखेंगे, देखो एक तरफ क्या है, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये, तो 3 तरफ से क्या है? बांग्लादेश। ये जितना दिख रहा है आपको नीला हुआ, ये पूरा जो है बांग्लादेश है, और जितना पीला दिख रहा है वो इतना त्रिपुरा दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है त्रिपुरा 3 तरफ से काहे से घिरा है? बांग्लादेश से घिरा राज्य है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप क्वेश्चन की बात आती है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7, यानी 7 जो है हैं। लेकिन ये थल सीमा को टच करते हैं, ठीक है। ये दिमाग में जो है रखना है कि मिट्टी की भूमि से भारत स्थल भूमि से कितने देशों से लगता है? 7 देशों से, ठीक है, 7, ठीक है। 7 कंट्री जो हैं वो भारत की स्थल सीमा से थल सीमा से जुड़ती हैं, 7 कंट्री, ये आपको पता होना चाहिए। एक पाकिस्तान, चीन और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ठीक है, ठीक है। 5वां क्या हो जाएगा? जो है भूटान, फिर म्यांमार, फिर अफ़गानिस्तान है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको सावधानीपूर्वक समझना है। बाकी पाकिस्तान और चाइना की जब बात करते हैं लगभग बहुत ज़्यादा नहीं, कम है, लेकिन बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा चलती है। कितनी? 4000 से ज़्यादा किलोमीटर तक लगती है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा सीमा किस देश की टच होती है तो बांग्लादेश की, ठीक है। और सबसे कम किसकी लगती है सीमा? अफ़गानिस्तान की, 106 किलोमीटर ही सिर्फ सीमा इसकी लगती है, ठीक है। यही मैं बताने वाला था। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ये पहला पॉइंट है, मैं पहले बता चुका हूँ, याद रखना है। दूसरा, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? अफगानिस्तान है, जो 106 किलोमीटर में रहती है, लेकिन कुछ किताबों में इसको 80 किलोमीटर भी बताया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 80 भी मिल सकता है या 106 किलोमीटर भी हो सकती है। इसके बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी 100 किलोमीटर भी ऑप्शन हो सकता है, यानी कि समझना बस यही है 80 से 106 किलोमीटर के बीच में। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, कौन से? भारत की तटीय सीमा यानी पुरानी सीमा से जुड़े हुए हैं पानी के जरिए, ठीक है। भूमि वाले इलाके से आपने समझ लिया है 7 देश जुड़ते हैं, लेकिन अब जो है ऐसे देश कौन हैं 2 जो तटीय सीमा से जुड़ते हैं। तटीय सीमा ये है जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है, उसमें श्रीलंका जुड़ता है, मालदीव जुड़ता है, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव, क्योंकि श्रीलंका की जब हम बात करते हैं मन्नार की खाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहीं से अलग होता है, वहीं तटीय इलाके में है। मालदीव कहाँ पड़ता है? जो है श्रीलंका जो है मान लीजिए, फिर उसके बाद मालदीव, ठीक है। मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन थल सीमा के जरिए।
फिर अगला पॉइंट है, ऐसे देश जो जल और थल दोनों सीमा बनाते हैं, यानी दोनों सीमाओं से जुड़ते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा डीप में पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा यहाँ पे ये ना कहे कि मुझे कठिन लग रहा है, ठीक है, या एग्ज़ाम में समझ में नहीं आया। अरे भाई रख दिया। अगर मिलान करने वाले सेंटेंस की बात करें तो आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आप मर्जी आपकी है कितना आप पढ़ते हैं कितना नहीं। ठीक है, ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, 7 देश ऐसे होते हैं टोटल, ठीक है, जो थल से लगते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी मैंने पढ़ाया। लेकिन ऐसे देश कौन हैं जो आपके जल से लगते हैं? 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये भी मैंने पढ़ाया। लेकिन ऐसे कौन से देश हैं, कितने हैं जो जल और थल दोनों से लगते हैं? तो 3 हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये जल सीमा और थल सीमा दोनों से टच हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर क्या होगा? 4। भारत के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य अपने हैं सीमा लगा लेते हैं। ठीक है, साझा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर उसके बाद में जब हम बात करेंगे, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अगले पॉइंट पर आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। पाक जलद मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से, अभी मैंने ऊपर से डिस्कस क्या किया था कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये भारत है, ये भारत के नीचे क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका हमेशा भारत के मैप में बहुत नीचे, भारत से बहुत नीचे लटका हुआ है। ठीक है, पाक स्टेट या जलमरुंडल या मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये याद रखना है। जो है श्रीलंका भारत से अलग होता है, काहे से? जल मरुद्धम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम, अगला पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये पाक वो नहीं है, PALK वाला पाक है, ये पाकिस्तान ना समझ लेना इसको। मैकमोहन क्या है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको, मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच में स्थित है, लेकिन इसका जो है समझौता हुआ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। कहाँ हुआ? शिमला में। ठीक है, जिसे शिमला समझौते के नाम से भी जाना गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं इंडिया बिटवीन चाइना। इंडिया बिटवीन चाइना की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैकमोहन याद रखना है। ठीक है, आपको अच्छे से ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं 1886 में, बहुत ज़्यादा एक रेखा है, ये भी एक रेखा है जिसका नाम है डूरंड। ठीक है, 1886 में सर डूरंड द्वारा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई थी। परंतु यह रेखा अब कहाँ है? अब अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य है। ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी रेखा? डूरंड रेखा स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1886 ईस्वी में। वर्तमान काल में, ये वर्तमान समय में कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, इंडिया मिड पाकिस्तान थी, लेकिन अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से। फिर याद करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ, इंडिया मिड पाकिस्तान। ठीक है, बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। ऐसे इलाके हैं जो चर्चे में रहते हैं, जैसे सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान ने, गोलियां चला दी, बम डाल दिए, है ना, तो ग्रेनेड वगैरह फेंक दिए, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है और ठोक देता है, बजा देता है पाकिस्तान को। तो यहीं पे क्या होता है? संवेदनशील इलाके हैं ये। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था। प्रश्न क्या बनेगा? ये बताओ, जो है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो उत्तर क्या होगा? 1947 में, यानी 1947 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसके किसके बीच में? इंडिया मिड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य है ये। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा अगर आपको याद नहीं होती तो आप, ये इंडिया है और ये देख लीजिए रोड है, ये रेड, जिसको रास्ता है रेड क्लिफ बोला जाता है, और एक तरफ पाक है। ये रास्ता है जहाँ मैंने आर बना दिया। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में एक लाइन है, रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है रेखा। और
सबसे ज़्यादा वार किन दो देशों के बीच में होता है? बहुत ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही वार होता रहता है। तो इतना बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे वार होता रहता है, इसीलिए इसको रेड क्लिफ बोला जाता है। रेड अर्थात लाल, अर्थात बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे रेड क्लिफ याद रखने की आवश्यकताएँ होती हैं। हमारी सरहदें बहुत ज़्यादा लाल रहती हैं, यानी कि रेड रहती हैं, लहू बहता है, इसीलिए इसको रेड क्लिफ कहा जाता है। फिर आगे हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह से जो क्वेश्चन आते हैं। भारत के पास जो है कुल 1208 द्वीप समूह हैं। ये संख्या सभी छोटे द्वीपों को मिलाकर है, छोटे बड़े सभी द्वीपों को मिला लिया जाए तब, यानी ऑल इंडिया। अभी मैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं बढ़ा हूँ, अभी मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। तो भारत के पास 1208 द्वीप समूह हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप क्या है? समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है, ठीक है। अगर प्रश्न आता है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? अंडमान निकोबार। ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं सबसे छोटा क्या है, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा द्वीप बताया तो सबसे छोटा भी तुरंत बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे बड़ा अगर जो है अंडमान निकोबार है तो सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप। अंडमान कहाँ है? देखिए, ए जहाँ मैंने बनाया अंडमान है और एल जहाँ बनाया है मैंने वहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है। मैप के साथ समझेंगे अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी के साथ समझ सकते हैं। अंडमान क्या है? अंडमान हमेशा बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप कहाँ है? वो अरब सागर में है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, अंडमान देख लेते हैं। अंडमान को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे अंडमान की स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अंडमान की स्थिति ये है, ठीक है, और लक्षद्वीप की दूसरी तरफ है। अंडमान पहले देख लेते हैं हम। अंडमान को जब हम देखेंगे, बर्मा म्यांमार, हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। किसे को? बर्मा म्यांमार में, ठीक है, यानी म्यांमार का पहाड़ी क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत के तक फैला हुआ है, जिसे अराकान योमा भी कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंडिया के लोग हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत कहते हैं, लेकिन बर्मा म्यांमार के लोग जो उसे किस नाम से जाना करते हैं? उसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इतिहास तो हम सभी जानते हैं ना, आप भी जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट ही कहा जाता है, लेकिन नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है, ठीक है। नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, ठीक है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, ठीक है, जिससे अंडमान निकोबार कहा जाता है, जो मैं पहले से मैप के माध्यम से भी बता चुका हूँ, ठीक है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। प्रश्न बनता है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में, याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर। कुल द्वीपों की संख्या 572 है, सभी छोटे छोटे द्वीप मिलाकर सभी, लेकिन 1200 द्वीप अपने भारत में हैं। तो अंडमान निकोबार में कितने हैं? 572 हैं, ठीक है। यहाँ पे याद ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार में 572 सभी छोटे बड़े। द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी में घिरा हो, ठीक है। जो प्रायद्वीप होते हैं वो 3 तरफ से घिरे होते हैं, यानी कि 3 तरफ से अगर पानी से घिरा है तो प्रायद्वीप, और चारों तरफ से घिरा है पानी में तो द्वीप कहलाएगा। जैसे लक्षद्वीप है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बटा है, ठीक है। एक है उत्तरी अंडमान, ठीक है, पहला है उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक यहीं पर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? प्रश्न आ जाता है सैंडल पीक कहाँ पर है, तो सैंडल पीक याद रखेंगे कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक उत्तर अंडमान में है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी? 732 मीटर। अगर प्रश्न आ जाए और पूछ लिया जाए भारत में सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। लेकिन पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार में है तो किस पार्ट में है? उत्तरी में या दक्षिणी में? तो किस में है? उत्तरी में है सैडल पीक, ठीक है। पहली बात इतना पूछेगा नहीं, सिर्फ इतना पूछेगा सैंडल पीक भारत के किस पार्ट में है, तो आपको सीधे आंसर करना है अंडमान निकोबार में। लंबाई की अगर बात पूछी जाएगी तो कितनी होगी? 732, ठीक है, सैंडल पीक की। मध्य अंडमान की बात करें, पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा यह भाग है, ठीक है, यानी पूरे अंडमान का। फिर उसके बाद में जो है
दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान की हम बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है कौन? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है? अंडमान निकोबार की। तो ये भी आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, अगर पूछा जाए किस मांड में है तो दक्षिणी अंडमान में। लास्ट है लिटिल, दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान। अगर पूछा जाए डंकन पैसेज कहाँ है तो सीधे जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन अगर पूछा जाए अंडमान के किस भाग में है डंकन पैसेज तो लिटिल अंडमान में। ठीक है, चारों चीज़ें आप अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो इतना ज़रूर याद रखना कि आपका सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार। पूछ लूँ अगर मैं राजधानी कहाँ है तो अंडमान निकोबार। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। डंकन पैसेज कहाँ है तो अंडमान निकोबार। इतना आपको आना चाहिए हर साल में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्वालामुखी से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि एकमात्र भारत में अंडमान में जागृत ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको द्वीप हैं। इन दोनों पर ही म्यांमार का अधिकार है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए भारत का हिस्सा अंडमान लेकिन अधिकार किसका? म्यांमार का। ठीक है, कैसे? लिटिल कोको द्वीप और कहाँ पे है? ग्रेट कोको द्वीप पर। दोनों पर किसका है? अंडमान का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे म्यांमार के अधिकार में भी है, ये याद रखना है। यानी कि अंडमान निकोबार सिर्फ भारत का भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, म्यांमार का भी है। ठीक है, उत्तरी अंडमान क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है। ये दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में हैं। इन दोनों ही द्वीपों पर क्या है? ज्वालामुखी स्थित है। कौन कौन द्वीपों पे? आपको याद रखना है अच्छे से। दोनों द्वीपों पे, नारकोंडम द्वीप पे और बैरन द्वीप पे, दोनों पे ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, और यह भी कैसा है? सक्रिय है, एक्टिवेट है ज्वालामुखी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आएगा, अगर ऐसे आएगा कि नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है तो उत्तर क्या लिखेंगे? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन पूछेगा नारकोंडम ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है तो उत्तर आएगा सक्रिय ज्वालामुखी। कैसी? सक्रिय। अगर तीसरा क्वेश्चन आएगा नारकोंडम ज्वालामुखी किस द्वीप पर है तो उत्तर आएगा बैरन द्वीप पर। ऐसे ही प्रश्न निकाले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, ऐसे ही अगर आपने प्रश्न समझ लिए उत्तर तो आपको कोई हरा नहीं सकता। पूरा अंडमान आपको पढ़ा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह की, जो अंडमान का ही हिस्सा है लेकिन इसे अलग से पढ़ते हैं। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि ये बताओ निकोबार द्वीप लिटिल और जो है दोनों को अलग, लिटिल और कार निकोबार को अलग कौन करता है? ठीक है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद में बात आती है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमने गोला बनाया मैप पे, यहाँ पे हैं। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है, जिसे ग्रेट निकोबार पर पड़ता है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे आपने अगर अच्छे से समझा होगा। अगर मैं बात करूँ लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप कहाँ है? मैं अभी पढ़ चुका हूँ पहले से ही। तो अब यहाँ पे मैं जो पढ़ चुका हूँ वो नहीं देखना है, मुझे देखना है अब अरब सागर को। अरब सागर देखना है। अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था? अंडमान निकोबार पढ़ा, म्यांमार पढ़ा। ठीक है, म्यांमार का जो है किसका हिस्सा है? ज्वालामुखी जो है म्यांमार के हिस्से में है, ये याद रखना है। यहाँ पे कुछ पीले पीले कुछ दिख रहे हैं, इनमें भी आदमी रहते हैं, यहाँ पर भी आदमी रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ द्वीप ऐसे हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम अगले द्वीप कौन कौन से हैं। ठीक है, स्थल भाग है, चारों तरफ से क्या है? पानी से घिरा है। अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप कहाँ पे है? यहाँ पर है। ठीक है, अरब सागर। जितनी नदियाँ हैं वो सभी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर। ठीक है, अंडमान निकोबार पूछा जाए तो पश्चिम में है। ठीक है, ये याद रखे हैं। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है, ये याद रखने हैं।
अगर लक्षद्वीप की बात करेंगे, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जानते हैं। क्षेत्रफल मात्र इसका कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा मैं अब कौन सा बता रहा हूँ, लक्षद्वीप समूह, ठीक है, ये याद रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, आगे बात करते हैं लक्षद्वीप की राजधानी की। राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर हमने पहले पढ़ा है अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो यहाँ लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप मानकीय द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है जो है कवरावती कहाँ पर है, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। दूसरा है एंड्रोड द्वीप की, कि एंड्रोड द्वीप कहाँ का है, अंडमान का या लक्षद्वीप का, तो आप याद रखेंगे लक्षद्वीप का है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर भले ही भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना इनका स्थान क्या है, ठीक है। मिनका पूछा जाए मिनिकॉय द्वीप किसका है, तो अंडमान का है या लक्षद्वीप का है, ये जो है मत कन्फ्यूज होना, तो ये लक्षद्वीप का है, ठीक है। यही चीज़ें ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएंगे, ऐसे ही जो है पूछा जाएगा। एंड्रोड द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप का है, ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं, अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्ट हैं। फिर इससे आगे सीधे अगले फैक्ट पर चलेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है सीधे यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो है न्यूमोर द्वीप हम गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास हैं। किस नदी के पास, हुगली नदी के तट के पास, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो है वेस्ट बंगाल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के तट पर अगर हम बात करते हैं, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है। अब्दुल कलाम जी जो है नहीं रहे, लेकिन उनके नाम से एक अब्दुल कलाम द्वीप नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है, कहाँ बनता है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। कहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, अब प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा, मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया जाता है, उत्तर ब्राह्मणी नदी के पास से, ठीक है, उड़ीसा के तट पर, ठीक है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर ही अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था, ठीक है। उड़ीसा में ये है, ये भी याद रखना है, ठीक है। किस नदी के किनारे, ब्राह्मणी नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप जो पहले था उसे नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, इसीलिए इनका नाम सतीश धवन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। उन्हीं के नाम पर जो है रखा गया सतीश धवन, ठीक है। पम्बन द्वीप है जो, वो रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर है। रामेश्वरम मंदिर यहीं पर स्थित है। रामेश्वर मंदिर बहुत ही विख्यात मंदिर है, सुना होगा। ये कहाँ पर है, पम्बन द्वीप के पास है। अगर प्रश्न आ जाता है कहाँ पर है, तो पम्बन द्वीप तमिलनाडु में, ठीक है, कोई भी यहाँ पे जो दिक्कत नहीं। पम्बन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, धनुषकोडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनुषकोडी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं। इसके साथ देखते हैं श्रीलंका एवं भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की, ठीक है, गुजरात की जब हम बात करेंगे, नर्मदा नदी के मुहाने पर खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है। कौन है, आलिया बेट द्वीप है। कभी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आ सकता है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, इसी द्वीप में स्थित हैं। किस द्वीप में, आलिया बेट द्वीप में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्लियर है ना। अगर यहाँ पे बात करें मैप में, तो मैप की स्थिति क्या है, मैप की स्थिति ये है, ठीक है, जो है ये याद रखना है। यहाँ पे एक ज्वारी बंदरगाह है भारत में, और एक ही है, ठीक है, यहाँ पे ही वो स्थित है, ज्वारी बंदरगाह, जिसे हम क्या कहते हैं, कांडला, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है नाम बदल कर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर इसी के साथ वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, और आई थिंक आज की क्लास जो है ये पार्ट 1 में ही रह जाएगी, और पार्ट 1 में ही रह जाएगी। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, शायद अंतिम टॉपिक रहे, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। भारत में 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे, और यह अंतिम जो है
पॉइंट होगा आपका, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर दी जाएगी और इसका पार्ट 2 कल आपको समय रहते अवेलेबल करा दिया जाएगा और कल क्लास में भी यही ऑनलाइन क्लास में पार्ट 2 इसका चलेगा, ठीक है। इसके भी सारे क्वेश्चंस जितने आते हैं वो कैसे आते हैं, किस बेस पे आते हैं, वो हम पढ़ेंगे आसान से। सबसे पहले हम बताएंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इनमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ें भले ही नोट मत करना, लेकिन कुछ पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ऐसे 15 से 20 पॉइंट जानेंगे जो वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित होंगे, ठीक है। इसके बाद हम सीधे 45 सेंचुरी के स्टेट्स जानेंगे, ठीक है। बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, तैयार, ठीक है। भारत में 500 से अधिक अभयारण्य हैं जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। सेंचुरीज़ इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट है, नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसका पुराना नाम एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? हेली नेशनल पार्क। इसका नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ये याद रखना है, ठीक है। प्रश्न को केवल इधर से उधर घुमाया जाएगा, कभी नया नाम रख के पुराना पूछ लिया जाएगा, कभी पुराना नाम रख के नया नाम पूछ लिया जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई ये पूछा जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 1935 ईस्वी में, ठीक है। ये उत्तराखंड रहा, मैप में आप देख रहे हैं उत्तराखंड है, ठीक है। ये आप जो है अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पे जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, नैनीताल में है, उत्तराखंड में है, ये भी आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? जो है वाइल्ड सेंचुरी सबसे ज़्यादा कहाँ है? देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कहाँ? लेह जनपद में। इसका नाम पहले क्या था? हिमिस था, अब भी हिमिस ही है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है हिमिस अभयारण्य भारत का किस राज्य में है, तो आपको आंसर मारना होगा जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन आता है कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है, तो इसका पूरा नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। ये किस नदी से संबंधित है पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट पार्क से है, रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। कहाँ से बहती है? जिम कॉर्बेट पार्क से, ठीक है। अगर पूछा जाए जिम कॉर्बेट पार्क का जो है से कौन नदी गुजरती है, तो रामगंगा नदी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ कौन सा है? अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश है, बाघ है, ठीक है। 2004 में यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपस में अलग हुए थे 2004 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसे राज्य है जो भारत में भाषा के आधार पर यह अलग हुआ था, ठीक है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो उत्तर आपको याद रखें सलीम अली को, ठीक है, सलीम अली को, ठीक है, ये याद रखना। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, ठीक है। सलीम अली के नाम पर ही इसका जो है नाम रखा गया। कभी कभी पूछा जाता है सलीम अली थे क्या, तो सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है। क्या है? पक्षी वैज्ञानिक, ये याद रखेंगे। टॉपिक लिखते रहिए, अगर कहीं कहीं आपको लग रहा है लिखने वाले हैं तो आप लिख के नोट करते रहिए, ठीक है, जिससे आपको बाद में आसानी से याद करने का टाइम मिले, ठीक है। यहाँ पे सलीम अली के नाम पे ही क्या रखा गया? राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर में है, वहाँ सलीम अली के नाम पर ही राष्ट्रीय पक्षी उद्यान रखा गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे दोस्तों बात करेंगे डाची गाम सेंचुरी, एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, महामृग, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि महामृग का मतलब होता है हिरन, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे एकमात्र जो है कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? डाची गाम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, ठीक है, जो कि भारत का ही एक इलाका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर जो है, जो मैंने दोनों गोल किए हैं मैप में, गोले बनाए हैं, इन्हीं दोनों हिस्सों पे पाया जाता है, ठीक है, कश्मीरी महामृग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाता है कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है, तो डाचीगाम सेंचुरी में। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ हुई, ये याद रखना है। कब हुई? 1916 में। कहाँ हुई?
कोलकाता में। यानी अगर प्रश्न पूछता है भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना हुई कहाँ, तो आप जो है लिखेंगे कोलकाता में, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और अगर पूछा जाए कब हुई है तो 1916 ईस्वी में, ठीक है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हो, बहुत दिनों तक उन्होंने राज किया है फिलहाल, आगे अभी देखते हैं इसी में। और ममता बनर्जी इस टाइम है, आप लोग सभी जानते होंगे नाम काफ़ी। यहाँ पे जो है पूछा जाता है दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दुर्गा पूजा तो ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आप देखेंगे ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, वो इसी का एक हिस्सा है, ठीक है, हुगली नदी। अगले नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई और इसका कोलकाता में जो है निश्चित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया हैं, ठीक है। प्रश्न में ये पूछा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ हैं, तो उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में। यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा, ठीक है। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है, जहाँ किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है। कई बार पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ पर है, या फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, या किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। इसका उत्तर क्या होगा, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। भाल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूलों की घाटी को लेकर आता है, ठीक है, फ्लावर्स वैली को लेकर। फिर उसके बाद में जो है अगला पॉइंट हमारा क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसे 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। प्रश्न आ जाए अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कब जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, 1977 में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सीमा कहाँ बना रहा है, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जो मैंने पढ़ाया था, जिसमें एक नेपाल राज्य था, वो यही सीमा थी जो यहाँ पे बनाता है, जिसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगर पूछा जाता है किस राज्य का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का ही लिखेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभ्यारण्य से लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है 45 अभ्यारण्य भारत के कौन कौन से हैं। हम 45 अभ्यारण्य जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ खास अभ्यारण्य हैं जो यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है, ठीक है, सारे अभ्यारण्य हैं जो 46, उन पे बात करेंगे हम, ठीक है। स्टेट लिख लेना है, आप पॉइंट बना के लिखते चले जाइए, आपको बहुत ही जानना है। पहला कौन सा है, पलामू अभ्यारण्य, कहाँ है, झारखंड में, यानी पलामू अभ्यारण्य है। और पहला है पलामू अभ्यारण्य, लेकिन है कहाँ, झारखंड में। चैनल पे अगर नए हैं तो आप देख लीजिए, जो है काफ़ी देर से आपको जो है अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे भी अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें, क्योंकि इन वीडियोस के पीछे बहुत सारी मेहनत छिपी हुई होती है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोग अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करिए और जो है सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार विजिट किया है चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत मुश्किल है कवर कर पाना एक ही दिन में, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है एक ही क्लास में जो है भारत का भूगोल कवर किया जाए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट है या जो है सारी चीज़ें हैं, थल जल सब एक साथ जो है कवर किया जा रहा है, सारी सीमाएं कवर की जा रही हैं, रेखाएं, द्वीप, लक्षद्वीप, उपद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, पहला तो हमने बता दिया पलामू अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। उसी के साथ जो है दूसरा है हमारा दालमा वन्य जीव, ठीक है। दालमा वन्य जीव है झारखंड, ठीक है। लेकिन क्लास 1-2 घंटे की है, एनर्जी काफ़ी वीक हो जाती है, तो यहाँ पे 1-2 घंटे लगे रहना एक साथ जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिएगा। दूसरा है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह कहाँ है, यह झारखंड में है, ठीक है।
दालमा को कभी कभी डालमा नाम से भी दे दिया जाता है पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डालमा है या दालमा है वन्यजीव तो झारखंड में ही स्थित है, झारखंड है, कराची है। ये महेंद्र धोनी का जो है मतलब रांची, झारखंड का एक हिस्सा है रांची, ठीक है, जो महेंद्र सिंह धोनी का जो है इलाका है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, वो कहाँ है? वो भी झारखंड में है, ठीक है। राज्य कौन है? झारखंड। अगला है 4 नंबर पे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। ये सभी अच्छे से याद करते रहिएगा, इन पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि करंट अफेयर में अभी बहुत ही हाल ही में पूछा गया था कि मतलब जो है इसी से संबंधित जो मैं पूछने जा रहा हूँ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। डॉल्फिन केंद्र का मतलब पहला डॉल्फिन केंद्र भारत में कहाँ बन रहा है? बिहार में। कहाँ बन रहा है? बिहार में। भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र है वो। फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। अगला है 6 नल सरोवर अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये भी गुजरात में है, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में, ठीक है। अच्छे से याद करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे कि नल पर आप पानी भरने जाते हो, हैंड पंप वाला नल, ठीक है। नल पे जब पानी भरने जाओगे तो क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? नल पे पानी थोड़ा गिर जाएगा, पैर जब जो है वहाँ पे क्या होगा? स्लिप करेगा, ठीक है, स्लिप करेगा, ठीक है, जिसको जो भी आप बोलते हो, गिर जाओगे, ठीक है, वहाँ पे गिर जाओगे आप, ठीक है। तो वहाँ क्या है मतलब दिखाई तो देगा आपको, लेकिन ऐसे नहीं गिरोगे, लेकिन नाइट में अक्सर कर ऐसा होता है, रात में गिरोगे, ठीक है, नल पर अगर पानी भरोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, गिर नल, ठीक है, गिर नल गुजरात, ठीक है। ये गिर नल दोनों कहाँ है? गुजरात, ऐसे याद करो। फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मैंने अभी पढ़ा है, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। गुजरात वाला पॉइंट देखे मैंने बताया और उत्तराखंड वाला भी पॉइंट बताया। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। फिर उसके बाद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मैंने अभी बताया, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, जो कि नेपाल की सीमा से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। 9 नंबर पे हमारा है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है हमारा, वो भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसको भी उत्तर प्रदेश में ही जो है लिखना है। अच्छे से ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं ये दोनों पूछे जाते हैं, एक पहला नेपाल वाला जो। अगला है 10 है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक, जिसे कर्नाटक भी कभी कभी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। कर्नाटक बहुत ही ज़्यादा उत्पादन करने वाला, गहरा उत्पादन करने वाला ये राज्य है। पॉइंट नंबर 11 है हमारा भद्रा अभ्यारण्य। भद्रा अभ्यारण्य की जब हम बात करते हैं तब भी कर्नाटक में ही है, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में बद्दीपुर है, बद्दीपुर, वहीं पर यह भद्रा अभ्यारण्य है। सोमेश्वर, अगला है सोमेश्वर अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। और अगला है हमारा 13 नंबर पे तुंगभद्रा, कहाँ है? कर्नाटक में। सोमेश्वर, तुंगभद्रा दोनों कर्नाटक में है। फिर है पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इससे क्वेश्चन कभी बाहर जाएगा नहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा, यही पूछा जाता है अक्सर कर। आंध्र प्रदेश में कहाँ है? अगर पूछा जाता है पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो आप ऑप्शन दे सकते हैं। फिर है कांवला वन्य जीव अभ्यारण्य। कांवला वन्य जीव आंध्र प्रदेश में है। 16 नंबर पे आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में। असम में यहाँ पे चाय की जो है सबसे ज़्यादा खेती होती है, चाय के बागान बहुत पाए जाते हैं। काजीरंगा है, काजीरंगा भी कहाँ है? असम में। असम में यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पूछा जाए एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। आप बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे सुन सकते हो, समझ सकते हो। अगला है घाना पक्षी विहार। ये राजस्थान एक क्षेत्रफल के अनुसार एरिया का सबसे जो है सबसे बड़ा लॉन्ग राज्य भी माना जाता है राजस्थान, ठीक है। वैसे तो उत्तर प्रदेश है लेकिन इसे भी माना जाता है, ठीक है। 19 है रणथंभौर, राजस्थान में ही है, ठीक है। रणथंभौर अभ्यारण्य है जो वो राजस्थान में ही है, ठीक है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है रणथंभौर। देखा आपने ग्रीन कलर में जो मैप में दिख रहा है पाकिस्तान, उससे जो येलो कलर जो है मतलब चेक कर रहा है, उसे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो रणथंभौर है जो येलो कलर में दर्शाया जा रहा है। रणथंभौर जो है राजस्थान से ही जो है मतलब टच है। यहीं पे सबसे ज़्यादा भारतीय सेना भी पाई जाती है, कहाँ? रणथंभौर में। अगला है हमारा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये भी जो है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान की बात हम जब करते हैं तो 3-4 पॉइंट ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे कई तरीके के आपको अलग अलग पंछी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कभी पहुँचेंगे तो देखेंगे, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर है तंसा अभ्यारण्य। तंसा अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना है, ठीक है।
फिर है बोरीवली। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। अबोहर कहाँ है? अबोहर अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब देखिए ये रहा, यहाँ की नदियाँ पंच नदियों के नाम से भी जानी जाती हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य है तो अभ्यारण्य है तो लिखेंगे आप अबोहर, ठीक है। फिर है चिकला, लेकिन ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे चिकला नहीं चिल्का है, चिल्का अभ्यारण्य, ये गलत टाइप है, मिस टाइप है, चिल्का पढ़ना है इसको। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ये याद रखना है। भुवनेश्वर के साथ चले जाएंगे तो आपको आसानी से उड़ीसा याद आ जाएगा, ठीक है। सिमलीपाल। सिमलीपाल की जब हम बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में ही है। 27 नंबर पे जब हम आते हैं वेदांतगल अभ्यारण्य जो है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये दोनों आपको याद रखेंगे, वेदांतगल, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, दोनों ही तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो देखें तमिलनाडु ये रहा, ठीक है, ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु है। ये केरल है इधर, ठीक है, एक तरफ जो है आपका अरब सागर है, ठीक है। और तमिलनाडु को लेकर बहुत ज़्यादा जो है एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला है मदुमलाई अभ्यारण्य, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला है हमारा डाम्फा। डाम्फा अभ्यारण्य। डाम्फा अभ्यारण्य की जब हम बात करते हैं तो ये मिजोरम में है, मिजोरम सिक्किम, मिजोरम सिक्किम, सिक्किम आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से मिजोरम याद आ जाएगा, ठीक है। फिर पेरियार अभ्यारण्य है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। ये ऊपर मैं मैप में बता चुका हूँ जो है पेरियार क्या है, पेरियार एक नदी भी है। तो आपको अगर ये इससे नहीं याद आता है तो पेरियार नदी पूछा जाए तो पेरियार नदी भी कहाँ है? पेरियार अभ्यारण्य है, केरल में ही पाई जाएगी। पेरियार नदी भी केरल में है, पेरियार अभ्यारण्य भी केरल में ही है, ठीक है। फिर है पराम्बिकुलम। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल में है, ठीक है, केरल में, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या यहाँ पे किसकी? केरल में स्त्रियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जहाँ के नौकायान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है केरल में, ठीक है। बहुत ज़्यादा साक्षरता भी यहाँ पाई जाती है, एजुकेशन जो है सिस्टम बहुत आगे है केरल का, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करेंगे यहाँ मध्य प्रदेश वाले जितने भी ऑप्शन आएंगे सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये लिख लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर क्या है? पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश को अगर हम मैप में देखेंगे तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश ये है, ठीक है, ये आप येलो कलर में देख रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काहे का उत्पादन होता है? सोयाबीन का, ठीक है, सोयाबीन का। इसमें प्रोटीन कितना होता है? 42%, सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन में ही प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर अगला है डचिगम राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर में है, जिसे JK कहते हैं हम लोग, ये थोड़ा जो है सेंसिटिव इलाका भी है। फिर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय उद्यान है ये भी। फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटका में है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, इसको भी अच्छे से जो है याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो ज़रूरी लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नोट रखेंगे, ठीक है। फिर है पखुई वन्य जीवन अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश, कई बार पूछा जाने वाला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 40 नंबर पे है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। 40 नंबर पे सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में सिर्फ एक ही जो है यही है, तो ये बार बार पूछा जाता है। 41 है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिसे जो है सुंदरवन के नाम से जो है। अगला है हमारा 42 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पश्चिम बंगाल, जो कि जो है ब्रह्मा और गंगापुत्र नदियों से मिलता है, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे सुंदरी वन पाए जाते हैं, सुंदरी वन वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? गोवा में। किस में है? गोवा में। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। गोवा की नदी क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, पणजी है। फिर है नोंग खाइलम अभ्यारण्य, मेघालय, 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि एक इकलौता मेघालय का जो है उद्यान है। फिर है 45 नंबर पे कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? मणिपुर में, ये भी इकलौता है मणिपुर में, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कहाँ है कीबुल, तो इंडिया में, किस राज्य में है? मणिपुर में, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है अच्छे से जो है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप लिखेंगे भारत, ठीक है, इंडिया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो आप क्या लिखेंगे? मणिपुर, ठीक है। ये तैरता हुआ अभ्यारण्य पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम जो है
कीबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। तीसरे नाम पे इसका कभी कभी पूछ लेते हैं, तैरते हुए जो है उद्यान का जो है नाम क्या है, तो कीबुल लामजाओ है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ठीक है, ये जो है हुए कंप्लीट 45 अभ्यारण्य। ये सभी आप नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं। ठीक है, एक अगला पॉइंट हमारा है महत्वपूर्ण प्रसिद्ध प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का नाम, फेमस इंडियन डांस फॉर्म्स। ठीक है, और कला क्षेत्र की सूची दी गई है। अच्छे से समझाऊंगा मैं। भरतनाट्यम कहाँ का है और कथक कहाँ है, कथकली कहाँ है, कुचिपुड़ी कहाँ है, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सतर्क रहिएगा। अगर आपको प्यास व्यास लगी है तो पानी पी लीजिएगा और आराम से बैठ जाइए। यहाँ पे क्लास शायद और चलेगी थोड़ी देर तक अभी। और अगर पहली बार जो है चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग में हम 7 से 8 ही जानेंगे। जो है सबसे पहले क्या है, भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से जो है ठीक है, ये पूर्वी इलाके की बात की जा रही है। ठीक है, भारत के मन क्षेत्र में भरतनाट्यम तमिलनाडु से ठीक है संबंधित है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है भरतनाट्यम किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से। कथक किस राज्य से है? उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कथक अगर पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश से। पूछा जाए कथकली कहाँ से संबंध रखता है, तो कथकली केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से अगर पूछा जाए कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछा जाए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है, तो केरल से। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोहिनी अट्टम वाला। ठीक है, मोहिनी अट्टम और भारतनाट्यम ये दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी इधर से उधर करके घुमा फिरा के यही दो पूछे जाते हैं बार बार। कहाँ से संबंधित है ये? केरल से। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद में देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। केरल के बाद में जो है सतरिया। ठीक है, सतरिया। सतरिया की जब हम बात करेंगे तो सतरिया क्या है, कहाँ से संबंधित है? असम से। ठीक है, सतरिया तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया पिछले कुछ वर्षों में। ठीक है, आप देख रहे हैं मैप पे जहाँ पे मैंने पॉइंट रखा है रेड, ये जो है असम का इलाका है। ठीक है, अगला है उड़ीसा। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा नाम ही देखो अपना लेकर आ रहा है, कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा। मणिपुर की है, जो मणिपुर भी अपना नाम लेके उतर रहा है, तो मणिपुर मणिपुरी क्या है? मणिपुर से ही संबंधित है। उड़ीसा के नाम पे उड़ीसा लिया गया और मणिपुरी मणिपुर से लिया गया। तो ये तो अपने नाम के साथ उतर रहे हैं, तो इनको आप आसानी से समझ जाएंगे। आगे देख लेते हैं डिटेल के साथ में, थोड़ा हम मैप के साथ देखेंगे किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ जो है ये कलाएँ हैं, ये हम देखेंगे। भारतीय लोक नृत्य की जानकारी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं लोक नृत्य की, तो मध्य प्रदेश में पंडवानी और गणगौर और नृत्य जो है मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है पंडवानी और गणगौर नृत्य किस राज्य का है, तो उत्तर है मध्य प्रदेश का। अगला है बिहू। बिहू की अगर बात की जाए तो असम में है। ठीक है, असम में क्या है? बिहू। ठीक है, वो ऊपर जो हमने देखे थे वो 8 महत्वपूर्ण जो है सही तरीके से जो है हमने 8 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिए, बहुत ज़्यादा। ये शास्त्रीय हैं। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन लोक नृत्य कभी कभी पूछे जाते हैं। तो लोक नृत्य की अब नीचे मैं श्रेणी बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब पंडवानी और गणगौर नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश राज्य से हैं, संबंधित रखते हैं। ठीक है, या संबंधित हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी के साथ अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, बिहू। बिहू किस राज्य का नृत्य है, पूछ लिया जाता है, तो असम का है। नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी हमारे उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, गरबा कहाँ है? गरबा जो है गरबा हमारे गुजरात का है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, फिर उसके बाद में यक्षगान, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। यक्षगान बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला लोक नृत्य है यह। यक्षगान कहाँ से है? कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से। भांगड़ा गिद्दा। देखो भांगड़ा की जब बात आए तो सीधे सीधे आप पंजाब चले जाइएगा, पंजाब क्षेत्र का है। ठीक है, भांगड़ा गिद्दा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पंजाब का। ठीक है, फिर कालबेलिया, घूमर, तिरहताली, भवाई नृत्य, ये राजाओं का इलाका है, राजाओं की ज़मीन है, राजाओं की सरजमी है। यहाँ पे क्या है? कालबेलिया, घूमर, तिरहताली और भवाई नृत्य। भवाई नृत्य ये होते हैं, तो ये कहाँ के हैं? राजस्थान के, राजस्थान राज्य के। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 8 पे, तमाशा लावड़ी। तमाशा लावड़ी। तमाशा लावड़ी एक बहुत ही ज़्यादा लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य का हिस्सा है ये? महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का, ये याद रखना है। ठीक है,
फिर उसके बाद में कजरी छौलिया, कजरी छौलिया। जब हम बात करेंगे कजरी की या छौलिया की, तो कजरी जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थोड़ा इसके जो है अंश मिलते हैं। उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश दोनों चयन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपी और यूके। अगला है कूद डांडी नाच रूफ। रऊफ जो खुद कहाँ पे आए, बहुत बार पूछा जाता है रऊफ। रऊफ अगर आ जाए तो सीधे आप जेके चले जाना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। रऊफ पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर से है, संबंधित है ये, ठीक है। अभ्यारण्य बताया था, तब भी जम्मू कश्मीर में एक अभ्यारण्य है हिमिस और एक सलीम के नाम पर था, ठीक है, जो हमने बोला था, ठीक है, सलीम अली, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। रऊफ और जो है कूद डंडी नाच रऊफ, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है जो अगला है हमारा छपेली दांगी थाली। छपेली दांगी थाली हिमाचल प्रदेश, ठीक है। छपेली दांगी थाली कहाँ से संबंधित नृत्य है ये? हिमाचल प्रदेश से। कैसा नृत्य? लोक नृत्य, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट के मैदान में आप दोस्तों के साथ जाते हो और फिर आपके फादर आ जाते हैं और आपको एक खींच के मारते हैं और कहते हैं अभी छाप देते हैं कान पे, तो क्या हो जाएगा? छपेली दांगी थाली। इसको आप सीधे याद रखिएगा, काहे से? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर अगला है छऊ विदेशिया जाट जतिन, ठीक है। छऊ कहाँ का है? बिहार का, ठीक है। विदेशिया कहाँ का है? बिहार का। जाट जातिन कहाँ का है? बिहार का। ये लोक नृत्य जो है तीनों कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ये बिहारी एक परंपरा से संबंधित नृत्य हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। छऊ विदेशिया जाट जतिन, ठीक। अगला है कथकली मोहिनी अट्टम। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर, केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से। फिर लीमछोंग। लीमछोंग कहाँ से? नागालैंड से संबंधित है। ये सभी लोक नृत्य हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है जात्रा ढाली छाऊ। ये तीन पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या है? दुर्गा पूजा मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे जात्रा ढाली छाऊ ये तीन जो है लोक नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। फिर लगभग और पॉइंट देख लेते हैं, 20-25 तक चलेंगे। मंदी ढकनी। मंदी ढकनी कहाँ का नृत्य है? लोक नृत्य। कहाँ की परंपरा है? गोवा की, ठीक है, गोवा की। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की परंपरा है, ठीक है। विदेशिया छऊ कहाँ की है? यहाँ पे विदेशिया छऊ अभी मैंने पहले बताया था, वो दूसरी है। यहाँ पे विदेशिया छऊ झारखंड की है। उड़ीसा धुमरा उड़ीसा की है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। पंथी नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। पंथी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया जो है शास्त्र से संबंधित जो है और लोक नृत्य से संबंधित हमने कई पॉइंट पे बात किया, लेकिन ठीक है, यहाँ पे अगले पॉइंट पे चलेंगे। थोड़ा यहाँ पे अगले पॉइंट पे आपको जो है शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहले क्या है, यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जनजातियों में धार्मिक पुरुष पुजारी को पाहन कहा जाता है। यहाँ पे हम कुछ कहावतें या कुछ पुरानी परंपराओं का चर्चा करेंगे, ठीक है। जनजातियों में धार्मिक पुरुष जो है, पुरुष को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है तो उसको क्या कहेंगे? पुजारी को पाहन कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक पुरुष जो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पाहन। अगर प्रश्न आ जाए जनजातियों में धार्मिक पुरुष पुजारी को क्या कहा जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पाहन। ये ध्यान रखना है, पाहन कहा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति महाद्वीप। अगर प्रश्न आ जाए अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो उत्तर क्या लिखेंगे? जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना है आपको। फिर उसके बाद में अगला क्या है? भारत देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। जनजातियों में भी धार्मिक पढ़ लिया आपने, अफ्रीका महाद्वीप भी पढ़ लिया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है क्या? भारत देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। ये भी आपने पढ़ लिया। इन तीनों से जो संबंधित प्रश्न आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफ्रीका महाद्वीप वाला ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला है भारत देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए अगर भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत यानी परसेंट वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। मिजोरम में कितनी है? 94%, ठीक है। 94% वहाँ पे है, ठीक है, मिजोरम में,
ठीक है। भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत के साथ पूछी जाए तो क्या लेंगे, मिजोरम। मिजोरम में जो है सबसे ज़्यादा है, 94% है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी पूछी जाती है वहाँ पे, तो ये है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो है आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, भारत देश में सर्वाधिक, ठीक है। अगला पॉइंट है हमें, भारत देश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है, जो कि चारों तरफ से पानी से जो है घिरा हुआ है। इसमें कितनी है, 94% है, ठीक है। इसके बाद में जो है कुछ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये क्षेत्र भी अभी इसी में गिने जाएंगे थोड़ी देर के बाद, अगला पॉइंट देखेंगे इसी के साथ। अगला है भारत देश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य गोवा तथा इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। जैसे दिल्ली वगैरह मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, दिल्ली, ठीक है। गोवा तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं चंडीगढ़ में कोई भी जनजातियाँ निवास नहीं करती हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखें। किसी भी जनजाति समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। सबसे बड़े जनजातीय समूह कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, गौड़, भील, संथाल, ये 3 हैं। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। कभी कभी भील नंबर 1 पे जाता है, कभी कभी गौड़ नंबर 1 पे चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गौड़, भील, संथाल। देश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े 3 जनजातीय समूह हैं ये, ठीक है। नंबर 1 गौड़ है, दूसरा भील है, तीसरा संथाल है। अगर हम बात करें ये हैं क्या तीनों, तो ये भारत की जनजातीय समूह हैं। कोई डाउट यहाँ पे, नो डाउट, नोट कर लीजिएगा अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 घंटा 15-20 मिनट क्लास चल चुकी है और एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। देखते हैं जितनी देर टिक सकते हैं टिके हैं फ़िलहाल। कोशिश तो की जाएगी कि एक ही दिन में पूरा कवर किया जाए भारतीय भूगोल, लेकिन फिर भी अगर कवर नहीं हो पाता है तो इसका पार्ट 2 कल आ सकता है, ठीक है। कोशिश पूरी जारी है कि कवर किया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है पशुपालक जनजातियाँ, ठीक है। पशुपालक जनजातियाँ हम देखेंगे। पशुपालक जनजातियों की बात करते हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती हैं तथा भैंस पालन करती थीं या करती हैं। कौन जाति, टोडा जनजाति, ठीक है। गद्दी, अगला है गद्दी, ठीक है। जब हम गद्दी की बात करेंगे, गद्दी एवं बकरावल जनजाति के हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं तथा भेड़ बकरी का पालन करती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम बात करेंगे, अगला है चकमा, ठीक है। चकमा की जब हम बात करेंगे तो इसको भी अच्छे से समझेंगे चकमा के बारे में, ठीक है। चलिए पॉइंट आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आई थिंक स्क्रीन कुछ दिक्कत कर रही है, पॉइंट हमारा चकमा अभी आया नहीं है, ठीक है। इसके बारे में 1 सेकेंड देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चकमा, बढ़ जा आगे। हाँ, ठीक है, देख लेते हैं चकमा। चकमा जनजाति के लोग क्या है, बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, ठीक है। बांग्लादेश के मूल निवासी हैं। अगर पूछा जाए चकमा जनजाति कहाँ की है तो उत्तर क्या होगा, बांग्लादेश की मूल निवासी हैं या बांग्लादेश की जनजाति हैं, ठीक है। जो त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरे हैं, बांग्ला ही घेरे हैं, ठीक है। राज जनजाति का नाम प्रमुख बातें, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इनको हम पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे, ठीक है। पॉइंट बाई पॉइंट एक एक करके समझेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पहला क्या है, पहली जनजाति क्या है, गुज्जर। गुज्जर एक मुस्लिम जनजाति है। ये किस राज्य में है, कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पूछा जाए गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। गुज्जर जनजाति किस धर्म से रिलेटेड है, मुस्लिम, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में गद्दी, बकरवाल, जद्दा, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में ये 4 जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन, गद्दी, बकरवाल, जद्दा, किन्नौर, ठीक है। एक पहाड़ी ढालों पर निवास करती हैं, ठीक है। गद्दी तथा बकरवाल जनजाति बकरी तथा भेड़ों को पालती हैं तथा उन्हीं के उत्पादों पर आश्रित रहती हैं, अर्थात बकरी पालन करके ही अपने जीवन को यापन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जनजाति हैं, उत्तराखंड की जनजाति हैं 4। कौन कौन की, थारू, बक्सा, भोटिया, जौनसारी, ठीक है। थारू जनजाति के लोग क्या है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं, शोक मनाते हैं दीपावली के दिन पे, ठीक है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम देना बेकार है, अगर आप ये दोनों पॉइंट याद नहीं कर पाते हो तो आप वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मत दीजिए, बेकार है आपके लिए, ठीक है।
उत्तराखंड में क्या है, थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, ठीक है, ये जो है थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा कि कौन से जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, थारू जनजाति के लोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें भोटिया जो है नंबर 1 पे रहते हैं हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, यहाँ पे खैर क्लियर हो चुका, नो डाउट, ठीक है। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, कोई विशेष जनजातियां निवास नहीं करती हैं। हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड की ही जनजातियां निवास करती हैं, बाकी अपने वहाँ कोई खास जनजातियां नहीं हैं, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ थारू जनजातियां भी पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में मीणा, मीणा और गरसिया और कालबेलिया, मीणा, गरसिया, कालबेलिया। कालबेलिया का एक सपेरा जनजाति समुदाय है, कैसा, सपेरा जनजाति समुदाय है, ठीक है, ये याद रखना है। कालबेलिया एक लोक नृत्य भी है, ये भी मैंने ऊपर पढ़ाया था, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कौन जनजातियां हैं, कोल है, भील है, लंबाड़ी है, बैगा है और सहरिया है। बैगा जनजाति पूरी तरह से क्या है, प्रकृति पर निर्भर रहती है, यानी पेड़ पौधों पर या नेचुरल चीज़ों पर जो है निर्भर रहते हैं, ठीक है। जो प्रकृति देगी वही खाएंगे, ठीक है, जैसे अनाज पैदा होगा तो वही खाएंगे, ठीक है। बैगा जो है भारत के मध्य प्रदेश में पाई जाती है, भील मध्य प्रदेश में, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़, अगरिया, भारिया, ठीक है, अगरिया, भारिया और जो है ये चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय की जनजाति हैं तीनों, कहाँ की, मेघालय की जनजाति हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मेघालय और असम, क्योंकि ये तीनों पहाड़ियाँ भी हैं, गारी, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ भी हैं और यही 3 जनजातियाँ भी हैं मेघालय में, ठीक है। यानी पहाड़ियों के नाम पर ही जो है इनका जनजातियों का नाम रखा गया, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का नाम रखा गया। और मेघालय ही सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो कई पॉइंट ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मेघालय, ठीक है। जनजाति पूछे ये कहाँ है, तो भी मेघालय, ठीक है। अगला है बोडो, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। इसके बारे में अगर पूछे तो कहाँ है, असम में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। असम क्या है, बागान, चाय के बागान का इलाका है, सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। फिर है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी की बात करें तो ये कहाँ की जनजातियाँ हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं, जहाँ डफला है, मिरी है, मिसमी है। सबसे ज़्यादा इसमें डफला जो है पूछी जाती है, डफला जनजाति कहाँ की है, तो उत्तर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्या है, नागा कोन्याक। देखिए नागा कोन्याक आया तो सीधे आप नागालैंड के ऑप्शन पे चले जाइएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीन दिक्कत कर रही है, पीछे करो, ठीक है। चलिए अब हम अगला ऑप्शन ले लेते हैं, मंदिर और स्थान, यानी कि पूछा जाता है कभी कभी कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कामाख्या मंदिर कहाँ है, चन्केश्वर मंदिर कहाँ है, या सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, वीडियो को स्किप किए बिना देखिए रहिए। और मैं भी काफ़ी देर से जो है आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम पढ़ते रहिए। देखिए चन्नकेशव मंदिर कहाँ है, बेल्लूर कर्नाटक में है। सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ये कहाँ है, कोणार्क उड़ीसा राज्य में, ठीक है। फिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजौर तमिलनाडु पे, जिस पे मैं टिक करता रहूँ और स्टार बनाता रहूँ, समझिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है ऐरावतेश्वर जो कि जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ पे है, और जो है तारासुरम में, ठीक है। फिर हजारा राम मंदिर की जब हम बात करेंगे तो कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में, ठीक है, हम्पी कर्नाटक में, ठीक है। फिर विरूपक्ष कहाँ है, पट्टकल कर्नाटक में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, और जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। और महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है, उज्जैन में। और जो है उसके बाद में जो है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई जो है तमिलनाडु में। और शोर मंदिर में महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। फिर सोमनाथ मंदिर कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में। तिरुपति मंदिर कहाँ है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद में सबरीमला कहाँ है, जो है पठान मथीटा केरल में है, ठीक है। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू में है, ठीक है। माउंट आबू ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोनों, ठीक है। कामाख्या मंदिर और दिलवारा मंदिर
जो है, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। हाँ, ये सारी मंदिर और कहाँ का मंदिर है, किस राज्य में है, आप इस स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा चिड़ियाघर, ठीक है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और सभी जो है अगले जो है हम बात करेंगे। अगला फैक्ट है हमारा चिड़ियाघर, ठीक है। चिड़ियाघर है, और चिड़ियाघर की बात करेंगे तो भारत में कौन सा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। एलन वन चिड़ियाघर जिस पे मैं स्टार लगा दूं वो 100% नोट कर लीजिएगा आप। एलन वन चिड़ियाघर कहाँ है, कानपुर में है, कानपुर में, उतार लीजिए नोट। फिर है अलीपुर प्राणी उद्यान, कोलकाता में है, नोट करिए। फिर है अरिघर अन्ना चिड़ियाघर, ठीक है, ये चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम में है। कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ है, अहमदाबाद में है, गुजरात का एक भाग है, ठीक है। ये दोनों मोस्ट। छतबीर चिड़ियाघर ये जीरकपुर पंजाब में है। नंदन कानन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर में है, नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में है, ठीक है। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में है। और श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान मैसूर में है, ठीक है, मैसूर में, ठीक है, मैसूर की बात कर रहा है, और ये आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। फिर है जो है सक्करबाग प्राणी उद्यान, ये जूनागढ़ में है, ठीक है। फिर उसके बाद में पद्मनाभ नायडू हिमालय जूलॉजिकल, ये भी जो है दार्जिलिंग में है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स बना लीजिए बाद में इसके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 5 ऑप्शन जो 5 पॉइंट मैंने दिए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये 5 तो पूछ ही लिए जाते हैं। अगले पॉइंट पे, अगले चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है झील वगैरह, ठीक है। झीलों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अगले पॉइंट पे हम झील देखेंगे, ठीक है। झीलें कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कहाँ है झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है। अगर पूछा जाए कहाँ है तो उड़ीसा में। पूछा जाए इसका पानी कैसा है, खारा पानी, समुद्र तट के पास स्थित है। यह एक लैगून झील है, कैसी, लैगून झील है। अगर पूछा जाए कहाँ है, पहला क्वेश्चन कहाँ है, उड़ीसा में। कैसी है, खारे पानी की। सबसे बड़ी, ठीक है, चिल्का। किसके तट के पास है, समुद्र तट के पास। इसे जो है दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, लैगून झील के नाम से। तो कितने % बनेंगे, 3-4% यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। देखिए 4% बनेंगे इसी एक पॉइंट से, ठीक है। अगर एक खारे पानी को भी ऐड किया तो 5% एक ही पॉइंट से बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको अगर एक पॉइंट यही पढ़ लेना है आसानी से, और 5% आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से। और इसी के साथ वीडियो में बने रहिए, और बस एक गिलास पानी पीकर अभी मैं वापस लौटता हूँ। और भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील को लेकर जब बात करेंगे, वुल्लूर झील जम्मू कश्मीर में है। यह एक मीठे पानी की जो है झील है, ठीक है, मीठे पानी की, ताज़े पानी की झील, ठीक है। हाँ, मैं कहाँ पे था, यहाँ पे बोला जा रहा है यह एक मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वुल्लूर झील जम्मू कश्मीर में है, यह मीठे पानी की है। झेलम नदी के मार्ग में बनती है, ठीक है। कहाँ बनती है, अगला है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, प्रश्न में आता है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, चोलामू झील, चोलामू झील, ये आपको याद रखना है, कौन झील, चोलामू झील, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर पूछा जाए सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 5330 मीटर की ऊंचाई पर यह झील बहती है। अगर बात करते हैं हम पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मणिपुर राज्य में है, कौन सी है, लोकटक झील, लोकटक झील। ये जो है ऑप्शन अच्छे से याद रखना है आपको, कौन सी है, लोकटक झील, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इसी के साथ, अगला पॉइंट हमारा क्या बन सकता है ये भी देखेंगे। और यहाँ पे हमने जो है सभी अच्छे से देखा है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक झील है। इसी के पास एक राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी ही देर पहले, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और अगर अच्छे से याद कर रहे हैं, बिना स्किप किए हुए चल रहे हैं, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद में देख लेते हैं आगे क्या है। आगे बात करते हैं मणिपुर की, ठीक है। मणिपुर का क्षेत्र ये है, ठीक है। मणिपुर के क्षेत्र के बारे में ये चीज़ें हैं, ठीक। फिर उसके बाद में जो है ये त्रिपुरा से भी इसकी सीमाएं लग जाती हैं। आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर से, ठीक है, क्योंकि झील की बात करेंगे तो अब एक एक पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पेंगोंग त्यों झील चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित है, यानी जिस पर चाइना ने अपना अधिकार बना रखा है वो पेंगोंग त्यों झील चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में है, ठीक है। अगर पूछा जाए पेंगोंग त्यों झील किसके अधिकार में है तो चाइना के अधिकार में, ठीक है। वुलर झील झेलम के सर्पीलाकार चलने के कारण बनी है। सर्पीलाकार अर्थात सांप की चाल चलने के कारण बनी है वुलर झील, ठीक है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। प्रश्न आता है गोखुर झील किसे कहा जाता है तो वुलर झील को, ठीक है। अगर पूछा जाए वुलर झील का दूसरा नाम क्या है तो गोखुर झील, ठीक है। फिर अगला है डल झील ताजे पानी की एक झील है। यहाँ पर दल पाए जाते हैं, यानी दलदल पाए जाते हैं, इसीलिए डल झील कहा जाता है इसको, ठीक है। अगला है मंसार झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। ये सभी कहाँ हैं? ये सभी जम्मू कश्मीर में ही हैं, ठीक है। देखिए जितने नांग वाले हैं झील वो सब कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में हैं, ठीक है। मंसार, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन, ठीक है, ये सारी झीलें कश्मीर में हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हम जितने भी बनेंगे हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे सूरज ताल झील, बाडला चला दर्रे के पास ताजे पानी की झील, ठीक है। अगर पूछा जाए सूरज ताल झील किस राज्य का हिस्सा है, उत्तर क्या होगा? बाड़ा लाचला दर्रे के पास ताजे पानी की झील, जो कि हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। नको झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है, ठीक है, इसमें ताज़ा पानी है। अगले हैं उत्तराखंड की कुछ झीलें, 3 झीलें हैं। उत्तराखंड में नैनीताल झील, जिसे नैनी झील से नाम जाना जाता है। दूसरी झील है रूपकुंड झील, तीसरी है भीमताल झील, ठीक है। ये 3 झीलें कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं, ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक है। आप अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। इसे नौकुचिया ताल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक और है राकस ताल। यहाँ पे 5 झीलें हैं, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस हुई है, ठीक है। ये 2 और याद रखेंगे आप, ठीक है। बाकी ज़्यादातर यही 3 पूछी जाती हैं, ठीक है, उत्तराखंड के राज्य में जो स्थित हैं, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। फिर है सिक्किम में एक और है चोलामू झील। चोलामू झील की जब हम बात करते हैं तो चोलामू झील में क्या है? तसोलहामो झील है, भारत की सबसे ऊंची झील है। यह ऊंचाई इसकी कितनी है? 5330 मीटर है, ठीक है। फिर है चीन और भारत में सबसे ज़्यादा जो है इसी इलाके में जो है सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। सेंसिटिव इलाका रहता है ये इंडिया मिड पाकिस्तान के बीच। फिर मणिपुर में क्या है? केवल एक ही झील है जिसका नाम है लोकटक झील। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी झील भी इसे बोला जाता है। यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के क्योबिल लामजाओ यहीं पर स्थित है। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है घूमकर, और केवल क्या किया जा रहा है, केवल उसको मैं ऐड कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपको आसानी से वो चीज़ एक बार याद आ जाए, ठीक है। फिर है उड़ीसा क्या है? चिल्का झील। इसे लिखना मत, इसे मैं पहले बता चुका हूँ। यह एक खारे पानी की झील है, साथ ही भारत की सबसे बड़ी झील भी है। यह एक लैगून झील है, इसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। पूछा जाए उड़ीसा की झील कौन सी है? चिल्का झील। पूछा जाए चिल्का झील का दूसरा नाम क्या है? लैगून झील, ठीक है। फिर आ जाइए आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कोलेरो झील, ठीक है, सबसे ज़्यादा। यहाँ ताजे पानी की गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में बनती है। कहाँ बनती है कोलेरो झील? यानी गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में बनती है। दोनों नदियों के बीच में एक झील बनती है जिसे कोलेरो झील के नाम से जाना जाता है। पुलिकट झील क्या है? इस झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है। यह झील सतीश धवन या अंतरिक्ष केंद्र के पास स्थित है। यानी पुलिकट झील ऐसी है जो आंध्र प्रदेश और इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी झील है जो 2 राज्यों को स्पर्श करती है, तो है पुलिकट झील, ठीक है। फिर देख लेते हैं तमिलनाडु में पूछा जाएगा वीरानम झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चेम्बारकाकम झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये तीनों झीलें कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही झील हैं तमिलनाडु में, और इनमें से जो पुलिकट झील है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में केरल में क्या है? ये देखिए केरल पे सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं 2, बहुत ज़्यादा, अष्टमुदी झील और वेमनाथ झील, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। बस फ़र्क क्या है? एक खारे पानी की है, एक अच्छे पानी की है, ठीक है।
वेवनाथ झील है जो खारे पानी की है, अष्टमुंडी झील है जो वो अच्छे पानी की है। लेकिन तीसरी जो है जो वो भी पूछी जाती है लेकिन इतनी नहीं, तो 2 पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस कराया है, ठीक है। केरल में भी 3 झीलें ही हैं, सिर्फ 3, ठीक है। यहाँ पे अष्टमुंडी भी है, ठीक है, कहाँ, केरल में। फिर उसके बाद में तेलंगाना में केवल 2 झीलें हैं। हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं तो सभी झीलें देखेंगे भारत की। अगला है ये तेलंगाना, हिमायत सागर झील, दूसरी उस्मान सागर झील, ठीक है। ये दोनों झीलें, अगर पूछा जाता है हिमायत सागर झील कहाँ है, तेलंगाना में। उस्मान सागर झील कहाँ है, तो तेलंगाना में। यहाँ पे जो देख लो नीला वाला पार्ट है ये तेलंगाना, हम मैप पे जो दिखा रहे हैं तेलंगाना में। इसी में क्या है, हिमान जो है ये तीनों है। फिर है महाराष्ट्र, यहाँ ये इकलौती है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। लोनार झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। लोनार झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, महाराष्ट्र में स्थित है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है आग्नेय चट्टान जो है, काली मिट्टी का जो मतलब जन्म हुआ वो ज्वालामुखी से हुआ है। ऐसे ही लोनार में एक झील जो ये है वो क्या है, इसका भी निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 झीलें हैं, पहली भोज झील है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दूसरी तवा वोहर झील है जिसे सिर्फ एक बार ही पूछा गया है अभी तक, बाकी नहीं, ठीक है। लेकिन भोज झील को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है तवोहर झील किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाया गया है इस झील को, ठीक है। फिर है गुजरात में सिर्फ एक ही झील है जिसे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, नल सरोवर झील, ठीक है, नल सरोवर झील, ठीक है। वहाँ पे नल सरोवर अभ्यारण्य भी है, ये भी याद रखना, मैं पढ़ाया था, ठीक है। गुजरात में नल सरोवर झील भी है, नल उद्यान अभ्यारण्य भी है, ठीक है। तो वहाँ पे पेरियार नदी भी है, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, पेरियार झील भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बाकी ये पॉइंट आपको याद रखना है, खास करके उन झीलों को, उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखना है जो राज्य में अकेली हैं। जैसे गुजरात में सिर्फ एक ही झील है जो नल सरोवर झील है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है राजस्थान की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, ठीक है। ये लास्ट ही पॉइंट है हमारे हिसाब से, ये लास्ट पॉइंट है झीलों का, ठीक है। और अगले 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगी आज की क्लास, और शायद भारत का पूरा भूगोल जो है कवर हो जाएगा। राजस्थान में संभार झील है, खारे पानी की झील है, यह भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है, यानी नमक बनता है इस झील से। फिर है पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील, ये सभी कहाँ स्थित हैं, राजस्थान में। देवर झील जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है, यह मानव निर्मित झील है जिसे 17वीं शताब्दी उदयपुर के राजा ने बनवाया था, ठीक है। अगर प्रश्न आता है उदयपुर के राजा ने किस झील को बनवाया, तो देवर झील को, और ये सभी झील कहाँ की हैं, राजस्थान की, ठीक है। सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील, देवर झील, ठीक है। ये सभी जो है आपको ध्यान रखना है। ढेबर लेक आए या देवर झील आए, ठीक है, राजस्थान ही है। और एक है पंचभद्रा झील, ये खारे पानी की झील है और ये भी कहाँ है, राजस्थान है। खारे पानी की भले ही भूल जाना, लेकिन इसका राज्य मत भूलना, कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। ये पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में जो है इसी के साथ जो है अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टियों पर। भारत के भूगोल की बात करेंगे तो अब बच्ची है भारत की मिट्टी कहाँ कैसी है, तो हम अब चर्चा करेंगे भारत की मिट्टी पर। मिट्टियों में बहुत ही चेंजेस है, बदलाव है, तो मिट्टियों पर भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। जिससे कि कहीं कोई जो है ऐसे प्रश्न ना रह जाएं जो आधा ज्ञान रह जाए आपका और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हों, ठीक है। तो इसी के साथ हम जो है मिट्टियों की यहाँ पे जब हम बात करते हैं जैसे कि भारत की मिट्टियों का चैप्टर, ठीक है, तो भारत के मिट्टियों के चैप्टर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे बरसीम की खेती किस मिट्टी पे होती है, मक्के की किस मिट्टी पे होती है, या गेहूं की खेती किस मिट्टी पे होती है, कपास किस मिट्टी पे उगता है, ठीक है, या फिर जो है अनाज, मोटा अनाज या जो है हल्का अनाज किन मिट्टियों पे उगता है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो है देखेंगे सबसे पहले जो है कौन सी मिट्टी और जो है कहाँ की मिट्टी जो है। देखिए 2 लोग क्लास से जा चुके हैं अभी तक, हाँ 2 लोग जा चुके हैं, और शायद हो सकता है कल से इनको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये ऑफलाइन देखना चाह रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम भारत की मिट्टियों पर बात करते हैं। भारत की मिट्टी पर जब हम बात करेंगे, भारत की मिट्टी में भारत की मिट्टियों के प्रकार, वितरण एवं विशेषताएं, इन पे बात करेंगे, ठीक है। इन पे बात करेंगे अच्छे से हम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का उनकी प्रकृति और गुणों के आधार पर निम्नलिखित 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, यानी मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है, 8 प्रकार में। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत को मतलब में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार में, तो
8 प्रकार में भारतीय कृषि अनुसंधान ने बांटा है इसको, ठीक है, वर्गीकृत किया है 8 प्रकारों में। ये अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे, उनकी विशेषताएं क्या हैं ये देखेंगे। पहला प्रकार है हमारा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। पहला जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी है पहला जो है भाग। वितरण क्षेत्र, इसमें क्या है, उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी तट के डेल्टाओं और नदी घाटियों में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा? वितरण क्षेत्र है इसका उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी तट के डेल्टाओं और नदी घाटियों में यह मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन पूरी व्याख्या आपको नहीं लिखना है, बस मैं जहाँ पे स्टार बनाता हुआ चला जाऊँ वहाँ पे लिखते चले जाइएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे भी अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि यह नदियों के द्वारा जो है बहाकर लाई गई मिट्टी है और साथ से यह मिट्टी बनी है, यह नदी कछारों में पाई जाती है, इसलिए इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। इसे क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रकृति इसकी नदियों द्वारा वाहित और निरपेक्षित अवसाद से यह मिट्टी बनती है, ठीक है, यानी कि नदियों का पानी जब बहता है तो उसी से जो है यह मिट्टी प्रायः बनती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? खादर, दूसरा है बांगर, ठीक है। खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और बांगर जो है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ठीक है, जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये याद रखना है आपको अच्छे से। फिर है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है? क्षेत्र इसका क्या है? दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, दक्षिण पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा का पठार, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन्हीं जगह पाया जाता है, ठीक है, जिन्हें जो है अपने हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से इनको सीख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत आसानी से आप जो है समझ सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट बहुत ज़्यादा याद करने वाला नहीं है। ये भी काली मिट्टी क्या है? ज्वालामुखी से बनती है, ज्वालामुखी के कारण इसका जो है निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तो ज्वालामुखी के द्वारा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम तमिलनाडु आते ही काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो पूरी व्याख्या आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, ठीक है, बस इतना आप याद रखेंगे, बाकी आपको पूरी व्याख्या याद करने की ज़रूरत नहीं। फिर हम बात करेंगे काली मिट्टी की। काली मिट्टी अरावली क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये याद रखना है। मैप पे आप देखेंगे ये काली मिट्टी दिख रही है, जिस पे मैं रेड चिन्ह लगा रहा हूँ, ये काली मिट्टी दिख रही है भारत के मैप पे, ठीक है। और भारत का भूगोल देख रहे हैं तो अब ये अंतिम कड़ी है, अंतिम जो है चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल हम जो है दूसरी मिट्टियों पर भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 भागों में विभाजित किया गया है, तो 8 भागों के बारे में हम जानेंगे कौन कौन है, सभी एक एक करके हम जानेंगे। काली मिट्टी के बाद लेटराइट मिट्टी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी भाग। भारत में लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र केरल में है, ठीक है। अगर पूछा जाए लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है तो उत्तर क्या होगा? केरल में, ठीक है, केरल में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जिसे बहुत ही कड़ी मिट्टी भी बोला जाता है, बहुत ही टाइट होती है ये, ठीक है, लेटराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, ठीक है, ये याद रखना है। इसका निर्माण हुआ है उष्णकटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण कले, चूना और रेत कण बह जाते हैं तथा लौह के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। उच्च तापमान में पनपने वाले जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी जो है एसिटिक अम्ल वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, इसीलिए इसको अम्लीय भी बोला जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैप पे, ये क्या है जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये जो है वही मिट्टी है, ठीक है। इसको भी जो है बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद में देख लेते हैं शुष्क मिट्टी। ये जो अगला ऑप्शन हमारा आएगा ये इससे भी ज़्यादा मोस्ट है, लेकिन पिछली वाली में चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेटराइट में, ये याद रखेंगे आप अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं अगला हमारा जो है वो मिट्टी का कौन सा भाग है।
तो अगला भाग है हमारा शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में और हरियाणा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह बलुई मिट्टी भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है, यानी वर्षा का क्षेत्र नहीं है, बहुत ही कम बारिश होती है, इसीलिए यह जो है बलुई मिट्टी भी कहलाती है, ठीक है। रासायनिक संरचना इसमें लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होने के कारण ही यहाँ पे कुछ फसलें नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मोटी फसलें, मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार बाजरा आदि मोटे अनाज ही यहाँ पैदा होते हैं। बाकी जो है यहाँ फसलें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ मोटे अनाज ही हो पाते हैं। अगली है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी की जब हम बात करते हैं, वितरण क्षेत्र इसका है तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, गुजरात में पाई जा रही है, पूर्वी तट और सुंदरवन में पाई जा रही है, ठीक है। सुंदरवन क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। इसका निर्माण कैसे हुआ? जब हम निर्माण की बात करेंगे तो समुद्र तटीय इलाकों में उच्च ज्वार के समुद्र के खारे जल का भूमि पर फैल जाने से यह मिट्टी बनती है। जब जो है मतलब समुद्र में ज्वार आता है तो जो खारा पानी है बाहर आता है, उससे इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छी फसलें होती हैं वो भी देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले मैप देख लेते हैं। मैप पे कहाँ पाई जाती है लवणीय मिट्टी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला तटीय में सबसे ज़्यादा, आप देखेंगे जहाँ जहाँ मैं रेड चिन्ह लगा रहा हूँ ये सब लवणीय मिट्टी का इलाका है। ये देख रहे हैं आप, ये सब टोटल क्या है? लवणीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैप के साथ, मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर से आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे सबसे अच्छी खेती काहे की होती है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छी खेती होती है बरसीम की, धान की और अमरूद और आंवला आदि। अब आप सोचेंगे कि हमारे वहाँ अमरूद नहीं होता क्या? हमारे यूपी में आपके वहाँ जो है बरसीम नहीं होती, धान नहीं होता? होता है, लेकिन वो जो है उस हद तक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पैदावार उतनी नहीं होती जितनी वहाँ है इन चीज़ों की पैदावार, इन फसलों की, ठीक है। जैसे कि हमारे वहाँ मक्के की पैदावार बहुत कम है, लेकिन अगर राजस्थान में देखेंगे तो मक्के की पैदावार बहुत ज़्यादा है। हमारे वहाँ बाजरे की पैदावार कम है, लेकिन जो है राजस्थान के क्षेत्र में जाएंगे तो बाजरे की पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही कई फसलें एक दूसरी जगह हो तो जाती हैं, लेकिन उनकी पैदावार में क्या होता है? बहुत अंतर रहता है, ठीक है। जैसे कि सेब खास करके कश्मीर में होता है ना, तो उसके अलावा भी कई जगह हो जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ना तो वो क्वालिटी होती है, ना तो वो टेस्ट आता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। पिटमे मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अल्मोड़ा में, सुंदरवन डेल्टाओं के इलाके में। इसका निर्माण होता है या दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमाव से यह मिट्टी बनती है। संरचना 40-50 यानी 40 से 50 तक ह्यूमस होता है इसमें, 40 से 50% तक, ठीक है। अम्लीय ह्यूमिक एसिड कहीं कहीं क्षारीय भी होता है इसमें, कहीं कहीं कैसा होता है? अम्लीय भी होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? इस मिट्टी का रंग गाढ़ा और काला होता है, ठीक है। किस मिट्टी का? पिटमय मिट्टी का। ये आपको ध्यान रखना है, रंग गाढ़ा और काला होता है, ठीक है। आइए मैप पे देख लेते हैं ये मिट्टी कहाँ है। पिटमय मिट्टी। पिटमय मिट्टी की जब हम बात करेंगे तो ये मैप के माध्यम से भी देख लेंगे, लेकिन अगली देख लेते हैं पहले, ठीक है। या चलिए मैप पहले क्लियर ही कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट आ चुका है इतनी जल्दी। हाँ देख लिया मैंने, चलिए ठीक है। ये क्या है? ये है वो मिट्टी जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं वन क्षेत्र की या पर्वतीय मिट्टी। वन क्षेत्र की पर्वतीय क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है गठन इसका कैसे हुआ है? घाटियों की वन मिट्टी में जैव तत्व या ह्यूमस की अधिकता होती है, लेकिन पहाड़ी ढलानों में ह्यूमस कम होता है। यह नई मिट्टी होती है जो निर्माण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। यह इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। फसल सेब, चाय, कहवा, ठीक है, जिसे जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कश्मीर है, कश्मीर में कैसी है? पर्वतीय मिट्टी है। असम में कैसी है? असम में भी पर्वतीय मिट्टी है। तो कहाँ? कश्मीर में सेब हो रहा है बहुत ज़्यादा, और असम में चाय बहुत ज़्यादा, चाय की खेती हो रही है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी है। मसाले भी उगाए जाते हैं, बागवानी फसलों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त की जाती है, ठीक है। बागवानी फसलें जैसे कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा की जाती हैं, केसर, जाफरान वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर सार संक्षेप देख लेते हैं इसका, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हम संक्षेप में जाएंगे तो जो चीज़ें आपको जो है समझ में नहीं आई हैं अच्छे से मिट्टी की, वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब हम संक्षेप में इसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि संक्षेप में आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदी के क्षारों अवसादों के निष्पेचन से बनी होती है, ठीक है, बनी मिट्टी होती है। ये आपको याद रखना है कैसी होती है जो है।
फिर उसके बाद में जलोढ़ भारत की कुल मृदा का 40% भाग है, यानी भारत में जितनी भी मिट्टी है उसमें 40% कैसी है, जलोढ़ है। काली मिट्टी की जल धारणा क्षमता अधिक होती है, यानी काली मिट्टी जो है जल को अधिक धारण कर लेती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, ठीक है, ये आपको आसानी से याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी में गर्मी में काली मिट्टी जो होती है गर्मी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर इसका अन्य नाम भी है। जैसे कि हमारे वहाँ कुछ खेत जगहों पे काली मिट्टी पाई जाती है, अगर ज़रा सा भी पानी भर के छोड़ दो थोड़े ही देर में, 2 दिन में 1 दिन में क्या होती है, चिटकने लगती है, ठीक है, फटने लगती है, ठीक है। काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और इसमें सबसे अच्छी खेती काहे की होती है, कपास की, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही है, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा खेती इस पे काहे की हो रही है, अच्छी, कपास की। ये दोनों ऑप्शन अच्छे से याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं मिट्टियाँ और उनके बनने की क्रियाविधि, यानी कैसे बनी है मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनती है, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि जो नदियों का पानी आता है जब जो है उसके साथ जो मिट्टी आती है वो कैसी होती है, धीरे धीरे जलोढ़ मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। तो ये इसके बनने की क्रियाविधि हो गई, अवसादों के निक्षेपण से। फिर काली मिट्टी कैसे बनती है, बोसाल्ट या लावा के अपक्षेपण से, यानी ज्वालामुखी के फटने से भी बनती है, ये भी कह सकते हो। फिर उसके बाद में है लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, ये ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से बनती है, ठीक है। फिर है लेटराइट मिट्टी क्या है, चूना और रेत के निक्षालन से बनती है, ठीक है, चूना और रेत के निक्षालन से बनती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो चूना और रेत, ठीक है। फिर है वनीय मिट्टी क्या है, पर्वतों के अपर्दन और वनस्पतियों के अवशेषों से बनती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काहे से, वनीय मिट्टी पर्वतों के अपर्दन से और वनस्पतियों के अवशेषों से बनती है। फिर है मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, व्यापक अपर्दन से बनती है, यानी कि जो है पर्वतों के विपरीत जो अपर्दन होता है उससे बनती है। ये हमको अच्छे से जो है समझना है और यही चीज़ें हमको याद रखनी है। आपको ज़रूरत है तो आप इसे जो है नोट भी कर सकते हो, अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो। PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में मिट्टियाँ और फसल देख लेते हैं, कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, गहन खेती बहुत ज़्यादा होती है, गहन खेती, ठीक है। फिर उसके बाद में काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। लाल पीली मिट्टी जो होती है उसमें धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वनीय मिट्टी होती है, वनीय मिट्टी में जैसे काफ़ी, काजू, मसाले वगैरह जैसे कि जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। मरुस्थलीय और शुष्क मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज जैसे राजस्थान की मिट्टी है। लवणीय मिट्टी में अनुपजाई, बरसीम, आंवला, अमरूद आदि, ठीक है। ये याद रखना है, ये आप अच्छे से समझ गए। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं अगले भी कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो है वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैप के माध्यम से भी हम कुछ चीज़ें जो है समझ चुके हैं और कुछ चीज़ें हम जो है लिखित माध्यम से भी समझे हैं, कुछ मौखिक माध्यम से भी समझे हैं। यानी कि हमने आपको कहानी के माध्यम से, मैप के माध्यम से और जो है एक नोट्स के माध्यम से और मौखिक जो है कुछ बातों के माध्यम से भी आपको जो है समझाया है और भारत के भूगोल से जो है आपका परिचय करवाया है। संपूर्ण भारत के भूगोल से आपका परिचय करवाया जा चुका है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की क्लास जो है ये जिन बच्चों ने आज छोड़ दिया ऑनलाइन, उन्हें कल ये ऑफलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या होगा ये आप सभी को कल आपको समय रहते सूचना दे दी जाएगी। फ़िलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।